जय हिंद एवरीवन, वेलकम टू एग्जामपुर। स्वागत है आप सभी का एग्जामपुर में। हम है एग्जामपुर कलम से क्रांति। सभी को वेरी वेरी गुड आफ्टरनून, नमस्कार, राम राम। आई होप आप सभी अच्छे, बढ़िया, खुश, स्वस्थ, मस्त होंगे और बहुत ही शानदार तरीके से अपनी यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम की तैयारी में लगे होंगे। तो आइए चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। तो हम अपने इस सेशन में वन लाइनर के माध्यम से जीके जीएस का रिवीजन करते हैं। कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो आप स्किप कर देते हैं या टॉपिक वाइज तैयारी में भी नहीं पढ़ पाते, उन्हीं बिंदुओं को हम कोशिश करेंगे अपने सेशन में कवर करने की। आप सभी अगर चाहें कि टॉपिक वाइज मैम कुछ टॉपिक आप ऐड करके लाइए, तो उसके लिए आप सभी इस वीडियो के नीचे अपने कमेंट कर देना। जब ये क्लास एंड होगी अपने सुझाव दे देना। तो आइए चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। तो देखिए, मैं आप सभी को सबसे पहले ये बता दूं कि जब आप इस फेज में हो तो ये वाला जो समय होता है तैयारी का, 8, 9, 10 जून को आपका एग्जाम है। अभी आपके पास बहुत ही लिमिटेड समय बचा हुआ है। बहुत सारे बच्चे होंगे 3 महीने से तैयारी कर रहे हैं, कुछ 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने, सालों की तैयारी भी हो सकती है। तो ये जो समय होता है ना, इस समय में आपको क्या करना है कि वो जो आपने सालों की मेहनत है, महीनों की मेहनत है, उसको समेटना होता है। बड़ा मुश्किल हो जाता है बच्चों के लिए, कैसे करें रिवीजन, क्योंकि आप नहीं कर पाते, कुछ ना कुछ आपका छूट ही जाएगा। ऐसे में आपकी छोटी सी मदद करने के लिए एग्जामपुर आप सभी के लिए बहुत ज्यादा बेहतरीन और बहुत ज्यादा मेहनत के साथ, अनुभव के साथ तैयार किए गए कैप्सूल लेकर के आया है। आप सभी इस कैप्सूल को जरूर लीजिएगा। देखो, इसके बहुत सारे फायदे हैं। जैसे डॉक्टर दवाई देता है तो डॉक्टर क्या कहता है आपको बताओ। डॉक्टर ने आपको दवाई दी खुराक बना के, वो आपको क्या बोलेगा? सबसे पहले ये कहेगा अगर मैंने 4 खुराक दी है, चारों की चारों लेनी है, छोड़नी नहीं है। थोड़ा सा आराम लगा, छोड़ दी बीच में, वही वाला हाल है आप लोगों का। आप लेने के बाद 5 पेज पढ़ोगे, 6 पेज पढ़ोगे, फिर लगेगा अरे ये सब तो मुझे आता ही है, मैं क्यों पढूं पूरा, छोड़ो इसे, कुछ और देखते हैं। क्योंकि इसकी कीमत इतनी कम है कि बच्चे इसकी वैल्यू नहीं समझते। बच्चों को लगता है 31 रुपए में क्या ही मिलता है, इसकी वैल्यू नहीं है। तो आप ऐसा नहीं करेंगे, आप कैप्सूल लीजिएगा। जिन टॉपिक्स में आपको ज्यादा प्रॉब्लम है, सबसे पहले उन टॉपिक्स का रिवीजन करना, मल्टीपल रिवीजन करना। जो आपको बिल्कुल नहीं आ रहे या फिर आपको प्रॉब्लम हो रही करने में, या फिर याद नहीं है, कुछ चीजें आपने छोड़ दी थी, वो आपको पता होगा, हर किसी की अलग कंडीशन है। तो आप सभी क्या करेंगे, उन टॉपिक्स पर पहले ज्यादा फोकस करेंगे। उसके बाद इसमें जो आपके पेजेस है उनको डिवाइड कर लो। जितने दिन बचे हैं ना, जैसे आपने 10 दिन का प्लान बना लिया कि इसमें जितने पेज है उनको 10 से डिवाइड करो। डेली आपको कम से कम 7 से 8 पेज इस कैप्सूल में से रिवीजन करने हैं। हर सब्जेक्ट के कम से कम 4 पेज आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं, यानी कि अच्छे से रिवाइज करना है। तो ऐसे ही आप इसका फायदा उठा पाओगे। तो आप सभी जरूर ले लीजिएगा, जिसे नहीं लिया हो। बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही अच्छा है, काफी ज्यादा आपको बेनिफिट मिलेगा। और अच्छी बात यह कि ये आपको पीडीएफ फॉर्मेट में मिल जाएगा। तो ये वाला झंझट नहीं कि कब तक आएगा, कब आप रिवीजन करोगे। ठीक है, आइए चलिए अब हम करते हैं अपने आज के सेशन का शुभारंभ। तो मैंने आप सभी को बहुत अच्छी जानकारी दी, उम्मीद करती हूँ कि आप सभी इसका ज्यादा से ज्यादा लाभ उठाएंगे। और अब आप मेरे साथ थोड़ा टाइम अपना कमेंट बॉक्स बंद कर दीजिएगा और थोड़ा बोर्ड पर फोकस रखिएगा। मैं देखती हूँ कि आजकल के बच्चों के जीवन में 30 मिनट का भी फोकस नहीं रहा, कि 30 मिनट भी बच्चे कमेंट बॉक्स में हाय हेलो हाउ आर यू चलाते हैं। तो वो सब मत कीजिएगा। आइए चलिए, बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है, इन पर आप सभी ध्यान थोड़ा सा देंगे। बहुत सारी चीजें आपको आती भी होंगी, लेकिन कुछ ऐसी होंगी जो नहीं आती, उनको आप आज अच्छे से याद कर लीजिएगा। सबसे पहले देखिए, एनबीसीसी। एनबीसीसी होता है बच्चे राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम। क्या है आपका? राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम है। इसकी स्थापना 1960 में हुई और मुख्यालय आपका नई दिल्ली में है। यूजुअली आपसे यही चीजें पूछी जाती है, स्थापना, मुख्यालय। बहुत सारे बच्चे कहते हैं सबके चेयरमैन बताने चाहिए। सबके चेयरमैन नहीं याद करने हैं, नियुक्तियां वही याद करनी होती है जो यूजुअली आपके एग्जाम में आती हैं, जो करंट अफेयर में न्यूज में होती है, वो आपको पढ़नी है। तो उसके लिए विवेक सर की क्लास लीजिए करंट अफेयर वाली, उससे बढ़िया कोई चीज आपके लिए है ही। एनसीईआरटी की बात करेंगे, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, एनसीईआरटी। एनसीईआरटी काफी चर्चा में हाल फिलहाल में, तो इसके बारे में पढ़ लीजिएगा। 1961 में स्थापना, नई दिल्ली में बच्चे इसका मुख्यालय। डॉक्टर दिनेश प्रसाद जी इसके क्या आ जाते हैं? अध्यक्ष आ जाएंगे वर्तमान में। स्थापना कब हुई है इसकी? 1961 में। अगर मैं एनबीसीसी की बात करूं 1960 में, एनसीईआरटी की बात करेंगे 1961 में, सीबीएसई के बारे में पढ़ेंगे, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, 1962 में स्थापना हुई है। इसका मुख्यालय भी आपके नई दिल्ली में है
और इसके अध्यक्ष कौन है बच्चे? राहुल सिंह जी। सीबीएसई के अध्यक्ष कौन आ जाएंगे? राहुल जी आ जाएंगे। इसरो के बारे में बातचीत की जाए, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, भारत की अंतरिक्ष एजेंसी का नाम क्या है? इसरो। तो इसरो की स्थापना कब हुई थी? 15 अगस्त 1969 में। 69 का मतलब होता है 69, 1969 में क्या हुई है बच्चे? इसरो की स्थापना। इसरो का मुख्यालय कहां पर है? बेंगलुरु में। आप सभी को जानकारी होगी कि चेयरमैन आपके वी नारायण जी आपके आ जाते हैं, याद रखिएगा। हुडको के बारे में बातचीत करेंगे, आवास शहरी विकास निगम, ये हमारे आवास शहरी विकास मंत्रालय के अधीन आता है। इसकी स्थापना हुई है बच्चे 1970 में। कब हुई है आपके? 1970 में। और इसका मुख्यालय भी आपके नई दिल्ली में है। तो फिर से एक बार देख लीजिएगा, एनबीसीसी 1960 में, मुख्यालय कहां पर आ जाता है? नई दिल्ली। एनसीईआरटी की स्थापना 1961 में, और अगर हम सीबीएसई की बात करेंगे 1962 में, मुख्यालय नई दिल्ली, और राहुल जी इसके चेयरमैन। इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 में, बेंगलुरु जो कि वृषभावती नदी के तट पर है, कर्नाटक की राजधानी, बगीचों का शहर इसे कहा जाता है, सिलिकॉन वैली, बेंगलुरु में इसका मुख्यालय आपका स्थित है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का मुख्यालय भी कहां पर आता है? आपके बेंगलुरु में ही आ जाता है, कर्नाटक की राजधानी। आवास शहरी विकास निगम के बारे में बातचीत करेंगे, 1970 में स्थापना, और नई दिल्ली में बच्चे इसका मुख्यालय है। अगर हम बात करते हैं कोल इंडिया लिमिटेड के बारे में, ठीक है भी, कोल इंडिया लिमिटेड 1975 में आपकी स्थापना हुई है बच्चे, और मुख्यालय है आपके कोलकाता में। कहां पर है आपके? कोलकाता। कोल इंडिया, तो कोल से ही कोलकाता याद कर लीजिएगा। डीसीआईएल की अगर हम बात करें, ड्रेजिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडियन लिमिटेड, ये बच्चे 1976 में स्थापना हुई। इसका मुख्यालय कहां पर है? आपके विशाखापट्टनम में है। 1976 में कहां पर? विशाखापट्टनम। ये इंपॉर्टेंट ध्यान दीजिएगा। नाल्को, नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड इसे हम कहते हैं। इसकी स्थापना 1981 में हुई है, और बच्चे इसका मुख्यालय कहां पर है? भुवनेश्वर में। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में इसका मुख्यालय है। ट्राई आपके एग्जाम में भी आया था, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण, अभी आपके होमगार्ड वाली परीक्षा में पूछा गया। इसकी स्थापना कब हुई है? 20 फरवरी 1997 में इसकी स्थापना हुई। मुख्यालय कहां पर है बच्चे? आपके नई दिल्ली में। मुख्यालय कहां पर है? आपके नई दिल्ली में। अगर हम बात करेंगे इरडाई, भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण इसे कहते हैं, याद रखिएगा। तो ये बीमा विनियामक विकास प्राधिकरण यानी कि एक अथॉरिटी है। इसकी स्थापना 1999 में हुई है, और इसका मुख्यालय बच्चे कहां पर है? हैदराबाद। भाई इसका मुख्यालय कहां पर है? हैदराबाद में। अगर आपसे पूछ लेगा, बीमा विनियामक का मुख्यालय हैदराबाद में आ जाएगा, ट्राई का कहां पर है? नई दिल्ली में, नाल्को का कहां पर आ जाता है बच्चे? भुवनेश्वर में। कहां पर आएगा? आपके भुवनेश्वर में आ जाएगा, याद रखिए। तो ये आपको अच्छे से ध्यान देना है। एनबीए, राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण, 1 अक्टूबर 2003 में, और इसका मुख्यालय कहां पर है बच्चे? आपके चेन्नई में। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर जेम के बारे में, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस इसे कहा जाता है, जहां तक मैं रिकॉल कर पा रही हूँ। उत्तर प्रदेश ही आपका इसमें पहले नंबर पे है, इसको लागू करने में पूरे राज्य में। ठीक है, ध्यान दीजिएगा आप सभी। तो यहाँ पर याद रखिएगा, 9 अगस्त 2016 में इसको बच्चे क्या किया गया था? इंट्रोड्यूस यानी कि शुरू किया गया था। आईएसओ की बात करेंगे, अंतरराष्ट्रीय मानकीकरण संगठन इसे कहा जाता है। इसकी स्थापना 23 फरवरी 1947 में हुई, और ये कहां पर है बच्चे? आपके स्विट्जरलैंड में। कहां पर? स्विट्जरलैंड। डब्ल्यूएचओ की बात करें, विश्व स्वास्थ्य संगठन, जिनेवा स्विट्जरलैंड में डब्ल्यूएचओ का मुख्यालय है। 7 अप्रैल 1948 में स्थापना हुई। 7 अप्रैल को ही हम सभी विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाते हैं। भाई कौन सा दिवस मनाते हैं बच्चे? हम मनाते हैं विश्व स्वास्थ्य दिवस, याद रखिएगा आप सभी। विश्व स्वास्थ्य दिवस अपन मनाते हैं। डब्ल्यूटीओ की बात करेंगे, तो यह है आपका विश्व व्यापार संगठन। आगे मैं आपको इसमें डिटेल में पढ़ाऊंगी। ये 1 जनवरी 1995 में इसकी स्थापना हुई है, और इसका मुख्यालय है जिनेवा। इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे अभी, सो थोड़ा सा आप क्या रखिएगा, इसमें पेशेंस रखिएगा। तो देखिए आपसे किस तरह के क्वेश्चन इन वन लाइनर से पूछे जाते हैं, वो मैं आपको दिखाती हूँ। आपसे ये पूछा जाएगा कि अंतरराष्ट्रीय मानकीकरण संगठन आईएसओ की स्थापना 23 फरवरी 1947 को कहां पर हुई थी, बताइए। यानी कि इसका मुख्यालय बेसिकली आपसे पूछा जाएगा। तो आप सभी लिख लीजिएगा, मुख्यालय स्विट्जरलैंड में है बच्चे। अगला है कि गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस पोर्टल को किस वर्ष भारत सरकार के द्वारा बच्चे आपका लॉन्च किया गया था, आंसर दीजिएगा।
तो ये भी मैंने आपको अभी अभी पढ़ाया कि 9 अगस्त 2016 में बच्चे इसे लागू किया गया। आपसे पूछा भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण का मुख्यालय कहां पर है। ऐसे ही प्रश्न आपकी परीक्षा में बनते हैं, तो आप कहेंगे मैम ये आपके हैदराबाद में है। कहां पर है बच्चे, ध्यान दीजिएगा, हैदराबाद। तो आगे बढ़ते हैं, देखिएगा इसी तरह से आपसे पूछेगा यूपीयू के बारे में। यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन कहा जाता है यूपीयू को। ये बच्चे बर्न स्विट्जरलैंड में है। देखो आजकल ना, पहले हम ऐसे पढ़ लेते थे कि स्विट्जरलैंड में कौन कौन से हैं, तो डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता था। आजकल क्या हो गया ना कि एग्जामिनर भी बड़ा चतुर बनता है, वो कहता कि ऐसे थोड़ी ना तुम्हें मैं सीधा आंसर लगाने दूंगा, मैं पूछूंगा स्विट्जरलैंड में कहा, तो आप कहोगे बर्न स्विट्जरलैंड। पूरा आप याद करिएगा, आधा अधूरा मत याद करिए। जहां पे जिनेवा स्विट्जरलैंड होता है वहां पे जिनेवा याद रखिए, जहां पे ग्लैंड स्विट्जरलैंड होता है वहां पे वैसे याद रखिए। तो जहां पे जो पूरा नाम लिखा होता है जगह का, प्लीज आप उसे पूरा ही याद करिए, एग्जामिनर आपसे पूछता है। 9 अक्टूबर 1874 में इसकी स्थापना हुई। अब आ जाता है यूएनएफसीसीसी कोप 30। देखिए ध्यान से, ये क्या है, इसे हम कहते हैं यूनाइटेड नेशन, इसे हम कहते हैं यूनाइटेड नेशन। एफ से हो जाता है बच्चे फ्रेमवर्क, ठीक है भी, ठीक है भी, फ्रेमवर्क कॉन्फ्रेंस ऑन क्लाइमेट चेंज, ठीक है भी, कॉन्फ्रेंस ऑन क्लाइमेट चेंज, यानी कि जलवायु परिवर्तन सम्मेलन की बात यहाँ पर की गई है। अगर मैं इसे हिंदी में लिखूंगी तो आप कह सकते हैं कि ये जलवायु परिवर्तन सम्मेलन के बारे में आपसे पूछना चाहता है कि जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2025 में कहां पर हुआ था, बताइएगा, बेलेम ब्राजील में। इसी में आप याद रखिएगा 2026 में कहां पर होगा, 2027 में कहां पर होगा। तो 2026 के लिए और 27 के लिए ध्यान दीजिएगा आप सभी। अगर आपसे पूछ लेगा बताइए कहां पर, तो आप कहोगे टर्की में होगा 26 में। और बच्चे इथोपिया में, इथोपिया में कहां पर होगा लिख लीजिएगा 2027 में, मतलब कोप 31, ठीक है भी। और कोप 32 अगर आपसे पूछ ले तो याद रखेंगे आप सभी इथोपिया, और टर्की जो आएगा आपका बिल्कुल सही आंसर आ जाएगा। अंतालिया नामक जगह है, यहाँ पर इसका आयोजन होगा। एसडीजी की बात करें, सतत विकास लक्ष्य, कुल कितने हो जाते हैं, 17। जो पहला लक्ष्य है वो किससे संबंधित है, जीरो पॉवर्टी से संबंधित है, शून्य गरीबी। लेकिन मोदी जी तो कह रहे विदेश में जाके कि अगर यही हालात रहे तो आधी आबादी किसमें आ जाएगी, गरीबी में आ जाएगी। और राम जी, फिर वो स्वीडन ने वहां पे उनको सम्मानित कर दिया। स्वीडन ने अपना जैसे हमारे यहाँ पे सिविलियन अवार्ड होता है ना हाईएस्ट, वैसे ही स्वीडन ने अपना हाईएस्ट अवार्ड अभी मोदी जी को प्रदान किया है। तो ऐसे बहुत सारे देश हो गए हैं अब जिनके द्वारा मोदी जी को सम्मानित किया गया है। मतलब आपका करंट अफेयर में एक और क्वेश्चन बढ़ चुका है, तो उस पर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी, आप उसे देख लीजिएगा। बाकी सर आपको क्लास में पढ़ाएंगे, आप पढ़ लीजिएगा। देखिएगा यहाँ पर उज्बेकिस्तान की बात करें, राजधानी हो जाती ताशकंद, मुद्रा हो जाती है सोम। ये कुछ देश राजधानी मुद्रा है, देखिएगा। कजाकिस्तान की राजधानी अस्ताना, मुद्रा हो जाती है आपकी टेंगे। क्या हो जाती है, टेंगे, ठीक है। देखिएगा अस्ताना और टेंगे, ठीक है भी, अस्ताना और टेंगे, ताशकंद और सोम, ताशकंद और सोम। तो ऐसे याद कर सकते हैं आप सभी कि सोमवार को वो ताश खेल रहा है, ठीक है भी, आई बात समझ में। कजाकिस्तान में याद रखिएगा आप सभी अस्ताना, तो यहां पर देखिएगा कजाकिस्तान आता है ना नाम में, और राजधानी में भी अस्ताना। मुद्रा हो जाती है आपकी टेंगे, क्या हो जाती है, टेंगे। किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक हो जाती है और मुद्रा हो जाती है बच्चे सोम। यहाँ पर भी सेम मुद्रा, यहाँ पे भी सेम मुद्रा है। तजाकिस्तान की राजधानी हो जाती है दुशांबे, मुद्रा हो जाती है सोमोनी। क्या हो जाती है आपकी, सोमोनी, ठीक है भी, सोमोनी, दुशांबे, सोमोनी। तुर्कमेनिस्तान की राजधानी अशगाबाद, मुद्रा हो जाती बच्चे आपकी मनत। क्या हो जाती है, अशगाबाद, और मुद्रा हो जाती है आपकी मनत। तो यहाँ पे मन्नत रखते हैं बात करने के लिए, ठीक है भी, तुर्कमेनिस्तान, ऐसे आप याद कर सकते हो। वियतनाम राजधानी हनोई, मुद्रा हो जाती है आपकी डोंग। क्या हो जाती है बच्चे, डोंग, हनोई और डोंग, ठीक है भी, डोंग। सूरीनाम की बात करेंगे, राजधानी हो जाती है बच्चे पारा मरीबो। कैमरून की राजधानी हो जाती है याओंडे। मंगोलिया की हो जाती है आपकी उलान बतौर। क्या हो जाती है आपके, उलान बतौर हो जाती है, याद रखिएगा। अगर हम बात करें म्यांमार, म्यांमार की हो जाती है नेफिडो, और मुद्रा हो जाती है बच्चे आपकी कयात। क्या हो जाती है आपकी, कयात हो जाती है। तो इसकी स्पेलिंग कुछ ऐसे होती है, नेफिडो, ठीक है। तो इसको आप ऐसे लिखते हैं, मुद्रा हो जाती है आपकी कयात। भारत म्यांमार सीमा की कुल लंबाई कितनी है, 1643 किलोमीटर।
अभी यूपी होमगार्ड में भी एक क्वेश्चन पूछा था पड़ोसी देश से इसी तरह का। सर्वाधिक लंबी सीमा साझा करने वाला भारतीय राज्य कौन सा है? तो लिखेंगे आप सभी अरुणाचल प्रदेश। सीमा साझा करने वाले अन्य राज्य बताइए, मिजोरम, मणिपुर और नागालैंड। ठीक है भाई। कलादान प्रोजेक्ट का संबंध किस देश से है? उत्तर दीजिएगा, भारत और म्यांमार के बीच में है कलादान प्रोजेक्ट। गोल्डन रॉक पैगोडा कहां पर है बताइएगा? तो गोल्डन रॉक पैगोडा आप सभी लिखेंगे म्यांमार में। ठीक है भाई, म्यांमार को। अंतरराष्ट्रीय खदान जागरूकता दिवस कब होता है बच्चे? तो खदान जागरूकता दिवस होता है 4 अप्रैल को। राष्ट्रीय समुद्री दिवस कब हो जाता है बच्चे? 5 अप्रैल को। अंतरराष्ट्रीय खेल दिवस कब हो जाता है? 6 अप्रैल। राष्ट्रीय खेल दिवस होता है, मेजर ध्यानचंद जी की जयंती होती है उस दिन। चलिए कमेंट बॉक्स में बताइए कब होता है आपका राष्ट्रीय खेल दिवस। विश्व स्वास्थ्य दिवस होता है 7 अप्रैल। विश्व रचनात्मकता और नवाचार दिवस कब होता है बच्चे? 21 अप्रैल। विश्व पुस्तक दिवस कब होता है बच्चे? 23 अप्रैल। विश्व बौद्धिक संपदा दिवस कब होता है बच्चे? 26 अप्रैल। विश्व कैंसर दिवस कब होता है बच्चे? 4 फरवरी। और डाक दिवस कब होता है आपका? 9 अक्टूबर को होता है। हाउ टू रिमेम्बर, लर्न कैसे करेंगे? रिविजन इज द की। जितना रिवाइज करोगे, जितना मल्टीपल टाइम पढ़ोगे, याद हो जाएगा। जब भी अपनी किताब देखो तो 23 अप्रैल, आज से बुक का नाम बदल दो, बुक नहीं 23 अप्रैल, याद हो जाएगा। ठीक है भाई। बौद्धिक संपदा 26 अप्रैल, कैंसर 4 फरवरी पता होगा आपको, डाक दिवस 9 अक्टूबर, 9 अक्टूबर को आपकी डाक आएगी, ऐसे याद कर लीजिएगा। स्वास्थ्य दिवस पीछे पढ़ा चुकी हूँ 7 अप्रैल। अंतरराष्ट्रीय खेल दिवस 6 अप्रैल, छक्का लगा दिया खेल में, 6 अप्रैल। राष्ट्रीय समुद्री दिवस 5 अप्रैल, हो जाएंगे याद, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए, अंतरराष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस कब होता है बच्चे? 23 सितंबर को होता है। अब यहां से कैसे प्रश्न बनेंगे वो आपको दिखाते हैं। आपसे पूछेगा सतत विकास लक्ष्यों की कुल संख्या कितनी है ये बताइए, और जो पहला लक्ष्य है उसका क्या उद्देश्य है ये बताइए। तो टोटल कितने हो जाते हैं भैया? 17। लेकिन जो पहला हमारा यहाँ पर सतत विकास लक्ष्य है उसका उद्देश्य है 0 पॉवर्टी, शून्य गरीबी। ठीक है भी, 0 पॉवर्टी, पॉवर्टी को समाप्त कर देने का। इनमें से कौन सा मिलान सही नहीं है? आपको बताना कौन सा इज नॉट करेक्ट, आंसर दीजिएगा। देखिए यहाँ पे लिखा है उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद है, कजाकिस्तान की राजधानी अस्ताना है, किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक है और तजाकिस्तान की राजधानी दुशांबे है। और मुद्रा यहाँ पर लिखी है, देखिएगा, मन्नत है बच्चे, और यहाँ पर बिश्केक, और बच्चे यहाँ पर लिखा हुआ है सोम, अस्ताना के साथ में तेंगे, और बच्चे अगर हम बात करें उज्बेकिस्तान के साथ भी यहाँ पर सोम लिखा हुआ है। अब आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सा सही नहीं लिखा है। चलिए आंसर दीजिएगा, सभी आंसर देंगे, क्या आंसर आएगा जल्दी से बताइए। ठीक है, तो आपको याद होगा कि मैम ने आपको बताया था तजाकिस्तान की मुद्रा क्या हो जाती है? सोमोनी हो जाती है। वे क्या हो जाती है बच्चे? लिख लीजिएगा, सोमोनी मैम ने बताया था। यहाँ पर मन्नत नहीं आएगा, ध्यान देना। आई बात समझ में? तो क्या आंसर आ जाएगा यहाँ पर? डी आंसर आएगा। देखो अगर आप भूल गए हो तो हम आपको दिखा देते हैं एक बार, थोड़ा सा यहाँ पर देखेगा। तजाकिस्तान की मुद्रा मैम ने क्या बताई थी आपको? सोमोनी बताई। ठीक है, क्या बताई है बच्चे? ध्यान दीजिएगा, सोमोनी बताई हुई है। चलिए, तो यहाँ पर अगले पॉइंट देखते हैं, अमूल के बारे में देखेंगे। तो 14 दिसंबर 1946 में अमूल की स्थापना हुई। संस्थापक हो जाते त्रिभुवन दास पटेल जी। ठीक है, याद रखिएगा। माउंट एवरेस्ट की वर्तमान ऊंचाई 8848.86 मीटर। नेपाल में नाम क्या है बच्चे? सागरमाथा। एवरेस्ट आरोही की बात करें, सबसे पहले एडमंड हिलेरी और तेंजिंग नोर्गे। ठीक है, पहले अमेरिकी दिवंगत जिम विटेकर थे, याद रखिएगा। जलियांवाला बाग नरसंहार कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 में। पहला स्वदेशी जहाज बताइए? एसएस लॉयल्टी, जो कि 5 अप्रैल 1919 को मुंबई से लंदन की यात्रा की, इसीलिए हम समुद्री दिवस 5 अप्रैल को मनाते हैं। ठीक है, कैंसर के अध्ययन को क्या कहा जाता है? ऑन्कोलॉजिस्ट। ठीक है भी, देखिएगा, ऑन्कोलॉजी कहा जाता है, और कैंसर का अध्ययन करने वाला व्यक्ति क्या कहलाएगा? ऑन्कोलॉजिस्ट कहलाएगा। कैंसर को अधिसूचित बीमारी किसने घोषित किया है बच्चे? तेलंगाना ने। और याद रखें, इबोला वायरस को WHO के द्वारा अंतरराष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया गया। इंटरनेशनल इमरजेंसी की सिचुएशन बताई गई है WHO के द्वारा, किसकी वजह से? इबोला वायरस। तो फिलहाल कई सारे वायरस चर्चा में, जैसे हंटा वायरस, इबोला वायरस,
ठीक है, तो उसके लिए आप सभी को थोड़ा जागरूक रहना है। तेलंगाना की सीटों की बात करेंगे, विधानसभा की 119, विधान परिषद की 40, लोकसभा की 17 और राज्यसभा की बच्चे आपकी 7 सीटें हैं, याद रखिए। चलिए आगे देखेगा कि अगर हम बात करें नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज की स्थापना हुई है 1988 में, मुख्यालय आपके नोएडा में, और इसके अध्यक्ष कौन आ जाते हैं? राजेश नाम्बियार इसके अध्यक्ष आ जाते हैं। यहाँ पे याद रखेगा कि ये जो नेस्कॉम है, नेस्कॉम फाउंडेशन अलग है और ये नेस्कॉम अलग है, तो यहाँ पे आप प्रेसिडेंट के नाम में कंफ्यूज मत होना। नालको मैंने आपको पढ़ा दिया, CIL हम पढ़ चुके हैं। और अगर हम बात करें केंद्रीय आयुर्वेदिक रिसर्च इंस्टीट्यूट के बारे में, ये बच्चे आप याद रखिएगा, सेंट्रल आयुर्वेदिक रिसर्च इंस्टीट्यूट इसे आप कहते हैं, अगर इसकी फुल फॉर्म आ जाए। ये मैंने अच्छा रिपीट हो गया ये एक बार, चलिए कोई बात नहीं, आगे देखेगा। पेटीएम की अगर हम बात करते 2010 में स्थापना विजय शेखर शर्मा जी के द्वारा, पेटीएम का मुख्यालय आपके नोएडा में है। भारत का सबसे बड़ा आंतरिक सुरक्षा बल CRPF है, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स इसे कहा जाता है। ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह जी क्या आ जाएंगे बच्चे, इसके वर्तमान में डायरेक्टर जनरल। CRPF का गठन हुआ है 27 जुलाई 1939 को, CRPF का नामकरण हुआ 28 दिसंबर 1949 को, CRPF का मंत्रालय गृह मंत्रालय के अधीन है। रैपिड एक्शन फोर्स की स्थापना 1992 में हुई थी, याद रखिएगा। और कोबरा CRPF की एक विशेष नक्सल विरोधी इकाई है जिसे आप कहते हैं कोबरा। क्या कहेंगे आप सभी? कोबरा के नाम से जानते, ध्यान देना। विश्व बैंक के समूह कुल संस्थाएं 5, मुख्यालय देखेगा वॉशिंगटन DC। तो यहाँ पर जो वर्ल्ड बैंक है आपका, यहाँ पर याद रखेगा इसमें 5 मुख्य संस्थाएं होती हैं, उनके बारे में जानते हैं। जैसे IBRD अंतरराष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक जो कि 1944 में बना था, IDA अंतरराष्ट्रीय विकास संघ 1960 में, अंतरराष्ट्रीय वित्त निगम 1956 में, बहुपक्षीय निवेश गारंटी एजेंसी 1988 में, निवेश विवादों के निपटारे के लिए अंतरराष्ट्रीय केंद्र जिसे आप कहते हैं ICSID 1966 में, ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन हुआ था जिसके परिणाम स्वरूप विश्व बैंक और IMF की स्थापना जो है बच्चे आपकी हुई थी। ADB की बात करेंगे, ADB की स्थापना 19 दिसंबर 1966 और मेरी जानकारी के हिसाब से, ठीक है, इसमें 69 मेंबर कंट्रीज है। 69th मेंबर इजराइल बना था, है ना, 69 होना चाहिए। ये बच्चे आपका इजराइल बना था, याद रखेगा। 69वां देश अगर आपसे पूछे। अध्यक्ष कौन आ जाते हैं? मसाटो कांडा जो कि जापान से हैं। ISO की बात करेंगे, पढ़ चुके हैं पीछे, 1947 में जिनेवा में। विश्व मानक दिवस कब मनाया जाता है आपका? 14 अक्टूबर को मनाया जाता है। कब होता है? 14 अक्टूबर। जलवायु परिवर्तन और मिशन की बात कर लेते हैं, तो ये भी ऑलरेडी मैंने आपको पढ़ा दिया है कि देखो जलवायु परिवर्तन शिखर सम्मेलन ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया था, उससे रिलेटेड और आपकी चीजें वो जानिएगा। जैसे कि रियो पृथ्वी शिखर सम्मेलन कब हुआ था बताइए? 1992 में, ब्राजील में शहर है आपका रियो। UNFCCC लागू कब हुआ है? 21 मार्च 1994 में। इसका सचिवालय कहां पर है? बोन, जर्मनी में। पहला सम्मेलन कहां पर हुआ था बच्चे? जर्मनी, 1995। 8वां कहां पर हुआ था? हमारे प्यारे भारत देश में। पेरिस जलवायु समझौता कब हुआ था? 2015 में। COP29 कहां पर हुई थी? अजरबैजान, बाकू में। 30 कहां पर हुई? बेलेम, ब्राजील में। 31 कहां पर होगी? तुर्की में। और 32 कहां पर होगी? तो आप कहोगे आदिस अबाबा, इथोपिया में। ठीक है भाई, चलिए। डिजिटल इंडिया मिशन की शुभारंभ कब हुआ? 1 जुलाई 2015 में। स्किल इंडिया मिशन की शुरुआत बताइएगा? 15 जुलाई 2015 में। विश्व युवा कौशल दिवस 15 जुलाई को। विश्व होम्योपैथी दिवस डॉक्टर हैनीमैन की जयंती को हम, ठीक है, यहाँ पर होम्योपैथी दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, चलिए। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, आज एक योजना भी करते जाइए आप। इस योजना को कब लॉन्च किया गया था? अप्रैल 2015 में। मुद्रा पूर्ण रूप है माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी। मैंने कई सारे ऐसे एग्जाम देखे जिसमें मुद्रा की फुल फॉर्म पूछी गई है पहले, तो आपके एग्जाम में भी मुद्रा की फुल फॉर्म डेफिनेटली पूछी जा सकती है। तो मुद्रा को याद रखिएगा, माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी कहा जाता है। इसमें श्रेणियां आती है, शिशु श्रेणी, किशोर, तरुण, तरुण प्लस श्रेणी। तो यहाँ पर इसमें
अमाउंट के हिसाब से कैटेगरी है, ठीक है। शिशु श्रेणी में 50,000 तक का ऋण है, किशोर के लिए 5 लाख, तरुण के लिए 10 लाख, तरुण प्लस श्रेणी में 10 लाख से 20 लाख। ऋण की प्रकृति कैसी होती है? कोलेटरल, बिना किसी गारंटी के ऋण ये आपका होता है। पेंशन नियामक और निकाय के द्वारा इसको बच्चे क्या किया जाता है? यहाँ पर रेगुलेट किया जाता है, याद रखिएगा। तो इसे आप क्या कहोगे? इसे हम कहते हैं बच्चे PFRDA, यानी कि ये जो योजना है, ठीक है। अगर हम बात करेंगे यहाँ पर, याद रखिएगा कि ये जो योजना है आपकी, ये प्रधानमंत्री मुद्रा योजना है, और मुद्रा की फुल फॉर्म क्या है वो आपको हमने बताई। इसके बारे में आगे पढ़ते PFRDA देखिएगा। PFRDA क्या है आपका? तो ये हो जाता पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण, ठीक है। ये इससे रिलेटेड नहीं है, अलग से करा रहे अपन, ठीक है। चलिए, गठन कब हुआ है? 2003 में। संबंधित मंत्रालय कौन सा है? वित्त मंत्रालय। नेशनल पेंशन स्कीम कब लॉन्च हुई थी? 2004 में। तो ये जो नेशनल पेंशन स्कीम है, इसका संचालन कौन करता है? इसका संचालन ये PFRDA करता है, याद रखिएगा, ठीक है जी। ये भी जरूरी है आपके लिए। अब बात करते हैं यहाँ पर एक देश के बारे में जिसका नाम है, अगर हम बात करेंगे यहाँ पर, देखो कई सारे क्वेश्चन ऐसे बनेंगे आपसे जो कि पूछे जाएंगे, आप सभी अच्छे से याद रखिएगा। जैसे कि कई सारे स्टेट है आपके अभी चर्चा में है, तो वो भी आपको बहुत बहुत अच्छे से याद रखने हैं। आपसे ये पूछा जाएगा, बताइएगा कि जिबूती, अगर हम बात करेंगे, ये किसकी राजधानी है? उत्तर दीजिएगा भाई। आपसे पूछा जाएगा, बताओ कि ये किस देश की राजधानी? तो आप सभी याद रखिएगा कि रिपब्लिक ऑफ जिबूती के नाम से इसे अपन जानते हैं, याद रखना, ठीक है। और इसकी राजधानी हो जाती है जिबूती शहर। मुद्रा हो जाती है जिबूती फ्रैंक। भौगोलिक उपनाम की बात करें, हॉर्न ऑफ अफ्रीका। प्रमुख जल संधि बाब अल मंडब जल संधि इससे संबंधित है। ये जो बाब अल मंडब जल संधि है, ये लाल सागर और हिंद महासागर को जोड़ती है, याद रखेगा, ठीक है भी। किसे जोड़ती है बच्चे? आप कहोगे मैम लाल महासागर, और याद रखिएगा आप सभी हिंद महासागर को जोड़ती है। भौगोलिक स्थिति की बात करें, बाब अल मंडब जल संधि जिबूती और यमन के बीच में स्थित है, याद रखिएगा, ठीक है भी। जिबूती और यमन के बीच में है, याद रखना। अच्छा, इसे क्या कहा जाता है? इसे ना आई थिंक इसे कहा जाता है गेट ऑफ टीयर्स, ठीक है भी, याद रखिएगा। आंसुओं का द्वार कहा जाता है इसे। क्या कहा जाता है बच्चे? इसे कहा जाता है भैया आंसुओं का द्वार कहा जाता है। अगर आपसे पूछ ले कि बाब अल मंडब को क्या कहते हैं अपन, इसे हम कहते हैं आंसुओं का द्वार। क्या कहते हैं बच्चे? आंसुओं का द्वार कहते हैं। आइए चलिए अब कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं जिससे कि आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो। कैंसर के अध्ययन या इसके विशेषज्ञ को क्या कहा जाता है? और कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? आप लोग बताइए। तो यहाँ पे आप सभी याद रखिएगा, ऑन्कोलॉजिस्ट कहा जाता है, ठीक है जी। चलिए, कैंसर को अधिसूचित बीमारी घोषित करने वाला भारतीय राज्य कौन सा रहा आपका? तो लिखेंगे आप सभी तेलंगाना। तेलंगाना में विधानसभा और लोकसभा सीटों की संख्या क्रमशः कितनी है? उत्तर दीजिएगा भाई। आपसे ये पूछा गया है, बताइए कि तेलंगाना में विधानसभा और लोकसभा की सीटों की संख्या बताइएगा। तो यहाँ पर हमने आपको बताया कि भैया देखो, विधानसभा में 119 सीटें हो जाती हैं, और अगर हम बात करेंगे लोकसभा में 17 सीटें। यहाँ पर विधान परिषद भी है, उसमें 40 सीटें हैं, और राज्यसभा के बच्चे आपकी 7 सीटें हो जाती हैं, याद रखिएगा। तो यहाँ से देखो एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा, बहुत अच्छे से पढ़ के जाना, ध्यान दीजिएगा। तो लिखेंगे आप सभी 119 और आपका 17। समझ गए कैसे क्वेश्चन बनते हैं? ये जो मैं आपको वन लाइनर दिखा रही हूँ, पढ़ा रही हूँ, वो क्यों पढ़ा रही हूँ? क्योंकि उन्हीं वन लाइनर से आपको पता भी नहीं चलेगा कि एग्जाम में क्वेश्चन बन के आ जाएगा, ठीक है। चलिए, आपसे पूछा गया है, बताओ कि जो नेस्कॉम की स्थापना है ये किस वर्ष हुई थी और ये कहां पर है? बताइएगा, आपको बताना है कि स्थापना किस वर्ष हुई और ये कहां पर है। तो 1988 में नोएडा में स्थापना होती, याद रखिएगा भाई। 1988 में कहां पर बच्चे? लिखेंगे आप सभी नोएडा, जो आएगा आपका बिल्कुल सही आंसर आएगा। आपसे पूछा गया है, बताइए एडीबी एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहां पर है और इसमें कितने सदस्य देश है? मनीला 69, याद रखेंगे आप सभी बढ़िया से। आपसे पूछा जाएगा 2025 में COP30 का आयोजन ब्राजील में हुआ, 2026 में कहां पर होगा? ठीक है भी, यहां पर लिखेगा हुआ है, ठीक है भी, हुआ था। आपको बताना है कि 2026 में जो COP31 है ये कहां पर होगी, बताइएगा।
COP31 का आयोजन कहां पर होगा ये आपको बताना है। तो याद रखेंगे आप सभी COP31 टर्की में। और बच्चे अगर आपसे पूछ लेगा बताइए COP32, तो आप सभी कहोगे इथियोपिया में आपका हुआ। ठीक है। भारत में डिजिटल इंडिया मिशन और स्किल इंडिया मिशन की शुरुआत किस वर्ष की गई थी, आंसर दीजिएगा। तो ये आपका आज का होमवर्क क्वेश्चन रहेगा। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, आंसर देना आप सभी कि क्या आ जाएगा आपका राइट आंसर। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, सभी बच्चे इसका आंसर देंगे। ठीक है भाई, चलिए। और जिन बच्चों ने अभी तक ये कैप्सूल नहीं लिया है, देखिए बहुत ही कम कीमत में, बहुत ही कम मूल्य पर आप सभी बहुत ही अच्छा रिवीजन कर सकते हैं। बस आपको इसको एक ये नहीं कि लेके छोड़ दिया। बहुत सारे बच्चे ये कहते हैं कि कैप्सूल का फायदा क्या है। तो फायदा पता कब होता है, जब आप ज्यादा पैसे खर्च करते हो तो हमें ऐसा लगता हो मैंने इतने पैसे लगा दिए, तो बोझ सा हो जाता है कि नहीं पढ़ना तो भी पढ़ोगे। लेकिन ये फीस इतनी कम होती है वो इसलिए कि आप लोगों के ऊपर इतना बोझ ना पड़े, वो भी एग्जाम टाइम पे बिल्कुल भी नहीं। तो आपको उसकी वैल्यू समझनी चाहिए, है ना। इसमें जितने भी पेजेस होंगे उसको आप शेड्यूल बनाइए। जितने दिन आपके बच्चे हैं, आपको लगता है एक बार रिवीजन करना है, 2 बार, 3 बार, उसके हिसाब से आप डिवाइड करो। अगर पूरा सिलेबस पढ़ चुके हो, अगर आपने पूरा सिलेबस नहीं पढ़ा, कुछ चैप्टर आपके कमजोर है, वीक है, उनको रिवाइज करना है, तो उनका शेड्यूल बनाइए। लेकिन बिना शेड्यूल के आप इसका फायदा नहीं उठा पाओगे, याद रखिए। अगर आप इसको तरीके से रिवाइज करोगे, तरीके से पढ़ोगे, जितनी क्लास यूट्यूब पे लगी हुई है फिलहाल, वो सारी क्लासेस आप फॉलो करिए। जो आपका टाइम टेबल आप ले रहे हो सुबह शाम वाला, जिस भी हिसाब से, वो सारी क्लासेस आप फॉलो करिए और इस कैप्सूल से रिवीजन करिए और फिर एग्जाम दे करके आइए। आपको बहुत ज्यादा फायदा इससे मिलने वाला है। नुकसान कब होता है, जब बच्चा भटकता है कि आप एक क्लास यहाँ भी देखोगे, फिर दूसरी क्लास आप कहीं और भी जाओगे, कहीं और भी जाओगे। तो हर टीचर अपना 100% देता है, हर चैनल अपना 100% देता है, लेकिन आप 100% एक जगह नहीं पढ़ते, आपको हर जगह जाना है। तो हर जगह से आप 10-10% लेते हो, तो स्कोर भी कैसा बनता है, वैसा ही बनता है। फिर बाद में तुम सबको ही बोलते हो, हर किसी को बोलोगे कि दिखाओ मुझे कहाँ से आ गया, मैंने क्लास नहीं ली, तुमने पढ़ाया नहीं। बेटा तू क्लास में नहीं आया, पढ़ाया तो हमने था। तो सबका यही हाल है। इसलिए आप जहां से भी पढ़े, जो आपको अच्छा लगे, जहां से आप पढ़ रहे हो, पूरा सिलेबस 100% जब तक एग्जाम नहीं हो जाता आप एक जगह टिक के पढ़ोगे, तो एक ही टीचर 20 बार रिवाइज करा देता है अपनी क्लास में चीजें। तो बहुत सारी चीजें तो आपको रिवाइज करनी भी नहीं पड़ेंगी, खुद से हो जाएंगी क्लास लेने से। लेकिन वही है कि आपको सोर्स लिमिटेड, मल्टीपल रिवीजन, एक जगह से पढ़िए, ज्यादा से ज्यादा चीजें वहां से कवर करिए, ज्यादा से ज्यादा उसका रिवीजन करिए, फिर एग्जाम देने जाइए। और कुछ अगर अतरंगी आ जाता है, ठीक है, कुछ अजूबा आ जाता है एग्जाम में, तो वो सबके लिए होता है। ठीक है, वहां पे फिर सबके लिए वही हालात। लेकिन जो चीजें सिलेबस में मेंशन की गई है, सिलेबस से जो चीजें पूछी जा रही है और आप कर सकते हैं, सक्षम है, पढ़ाई जा रही है क्लास में, हो सकता है मैंने इस तरीके से लिखा, पेपर में थोड़ा घुमा के आ जाए, लेकिन पढ़ाया है ना आपको। तो वो चीजें तभी होंगी जब आप इसको बार बार रिवाइज करोगे और टिक के एक जगह से पढ़ोगे। तो कैप्सूल ले लीजिएगा रिवीजन के लिए और पूरे तरीके से आप इसका रिवीजन कर लीजिएगा। फिर भी अगर आपको डाउट हो तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट कर देना। ये कैप्सूल मात्र 31 रुपए का है, पूरा सिलेबस है इसमें, पूरे सिलेबस का आप अच्छे से रिवीजन इससे कर सकते हो। प्रिंट निकालना चाहे तो ठीक है, वरना आप पूरा दिन 1-1 घंटा निकाल देते हो रील देखने में। ठीक है, उतने टाइम में तो तुम रिवीजन कर लो इसका। तो वो जरूरी नहीं है, रील को छोड़ दो आप 1 महीना। आप 1 महीना क्या, अभी तो 1 महीना बचा ही कहाँ है, 20 दिन छोड़ दो आप रील को, सब कुछ भूल जाओ, सिर्फ एक ही चीज है, वो है पढ़ाई। उसी के बाद आप कुछ ऐसी रील लगा पाओगे कि 4 लोग देख के सोचेंगे वाह इसका सिलेक्शन हो गया। चलिए, तो उम्मीद करती हूँ सेशन आपको अच्छा लगा होगा। होमवर्क वाले क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। अगर टॉपिक वाइज पढ़ रहे हो तो वो बता देना। इसके रिगार्डिंग कोई क्वेरी हो तो वो भी आप इस वीडियो के नीचे कमेंट कर दीजिएगा। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, आराम से पढ़िए और रिलैक्स रहिए, तैयारी करिए, सब कुछ अच्छा होगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।